नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड, इसके पहले हमने बाल्यावस्था का कवर किया है, यूनिट नंबर 5। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 6, यौनारंभ एवं किशोरावस्था। आज हम किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यौनारंभ एवं वयासंधि। यौनारंभ एवं किशोरावस्था जो होता है वो बाल्यावस्था के बाद शुरू होता है तथा बाल्यावस्था के बाद पहले वयासंधि शुरू होती है, उसके बाद जो है किशोरावस्था शुरू होता है। जो वयासंधि होती है वो किशोरावस्था की शुरुआती अवस्था ही होती है। आइए देखते हैं परिचय। बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था को मिलाने वाली अवस्था को यौनारंभ तथा वयासंधि की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था का विस्तार बहुत ही छोटा होता है। इस अवस्था का कुछ भाग बाल्यावस्था में तथा कुछ भाग जो है किशोरावस्था में होता है, क्योंकि इसकी जो आयु होती है वो 9 वर्ष से 13 वर्ष की होती है। यह विकास की ऐसी अवस्था है जिसमें बालक तथा बालिका की आलिंगता समाप्त होती है तथा लिंगता आ जाती है। कभी कभी इसे प्राक किशोरावस्था भी कहा जाता है एवं इस अवस्था के भाग को पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, यह वह अवधि है जिसके दौरान मनुष्य यौन रूप से परिपक्व हो जाता है। इसमें जीवन के प्रति बालोचित दृष्टिकोण एवं व्यवहार पीछे छूट जाते हैं तथा उसके स्थान पर क्या परिपक्व शरीर, परिवर्तित अभिवृत्तियां एवं नए प्रकार के व्यवहार ले आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अरस्तु के अनुसार इनका क्या कहना है। जब लड़के 14 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तब वे बीज पैदा करने लगते हैं। इसी समय शरीर रचना में कुछ परिवर्तन होने भी लगते हैं। जब लड़कियों को प्रथम रजोधर्म होता है तब उनके स्तन का आकार भी बढ़ जाता है तथा आवाज़ भी बदल जाती है। इस समय की लड़कियां व्यवहार में चिड़चिड़ी, कामातुर और उत्साह युक्त हो जाती हैं तथा उनकी बराबर देखरेख की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम देखते हैं, मनोवैज्ञानिक के अनुसार इस अवस्था की आयु का निर्धारण करना कठिन होता है। प्रत्येक बालक व बालिका में लैंगिक परिपक्वता अलग अलग आती है। फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है तथा वो अलग अलग अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं। जैसे पूर्व यौनारंभ, जिसमें गौण लैंगिक लक्षणों का विकास प्रारंभ हो जाता है लेकिन जनन क्षमता अभी भी विकसित नहीं रहती है तथा अविकसित ही रहती है। अगला है यौनारंभ का आगमन, जिसमें गौण लैंगिक लक्षणों का विकास चलता रहता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं तथा जनन इंद्रियों के अंदर लिंग कोशिकाएं की उत्पत्ति होती है। उत्तर यौनारंभ, जिसमें गौण लैंगिक लक्षण पूर्व विकसित हो जाते हैं तथा जननेंद्रियां परिपक्व तरीके से कार्य करने लगती हैं तथा सभी बालिकाओं में से लगभग 50% तक 12.5 एवं 14.5 वर्ष या 12.5 वर्ष एवं 14.5 वर्ष आयु के मध्य परिपक्व होती हैं, जबकि लड़कों में 10% से 14 से 15.5 वर्ष के मध्य परिपक्व हो जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं यौनारंभ एवं किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य। इस अवस्था में विकासात्मक कार्य कौन से होते हैं? दोनों यौन के समान आयु के साथियों के साथ नया एवं एक परिपक्व संबंध स्थापित करना, उचित पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाएं सीखना, माता पिता एवं अन्य वयस्कों से हटकर एवं एक सांवेगिक स्वतंत्रता स्थापित करना, किसी व्यवसाय का चयन करना तथा उसके लिए स्वयं को तैयार करना। इस तरीके से इस अवस्था में विकासात्मक कार्य होते हैं। आगे देखते हैं 12 से 14 वर्ष में विकासात्मक कार्य। इसमें क्या कार्य होते हैं? अपनी पहचान प्राप्त करने का प्रयास, तीव्र शारीरिक परिवर्तन वो बालक तथा बालिका दोनों में होते हैं। उसके बाद बालक बालिकाएं स्वतंत्र रहने की इच्छा रखते हैं। आगे देखते हैं, भावनाओं के संप्रेषण के लिए शब्दों की अपेक्षा क्रिया का अधिक प्रयोग करते हैं। घनिष्ठ मित्रता महत्वपूर्ण होती है इनके लिए। हम उम्र साथियों से प्रभावित होते हैं। समान लिंगी मित्र व सामूहिक क्रियाकलाप, इस तरीके से इतना होता है। उसके बाद आगे देखते हैं 14 से 17 वर्ष में विकासात्मक कार्य। इसमें कौन से कार्य होते हैं? बालक बालिकाओं को माता पिता से शिकायत रहती है तथा वे उनकी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करते हैं। अपने बाह्य स्वरूप, शरीर व आकर्षक को महत्व देते हैं। अक्सर संबंधों में परिवर्तन आ जाते हैं। अभी भी यह समझना कि उनके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी तथा खतरनाक व्यवहारों में स्वयं को डालना। इस तरीके से इस हर एक अवस्था में अलग अलग विकासात्मक कार्य होते हैं। उसी में आगे देखते हैं, माता पिता के प्रति गुणवत्ता विहीन धारणा होती है। नए मित्र बनाने का प्रयास करते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक एवं चुने हुए साथी समूह होते हैं इनके, और खिन्नता की अवध होती है। बौद्धिक रुचियां महत्वपूर्ण होती है। इस तरीके से
कई सारे परिवर्तन होते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं 17 से 19 वर्ष में विकासात्मक कार्य। इस अवस्था में कौन से कार्य होते हैं? इसमें पक्की एवं सही पहचान बनती है, संतुष्टि पर नियंत्रण आता है, आर पार का विचार होता है, जैसे जो होता नहीं जो होगा देखा जाएगा, शब्दों में भावनात्मक अभिव्यक्तिकरण होते हैं, विनोद करने के तरीके तथा उचित एवं अधिक विकास होता है, रुचियों में स्थायित्व होता है, संवेगात्मक स्थिरता होती है, स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, समझौता कर सकता है। पहले और दोनों जैसे 12 से 14 वर्ष की अपेक्षा तथा 14 से 17 वर्ष की अपेक्षा में 17 से 19 वर्ष में और ही ज़्यादा मानसिक विकास हो जाता है तथा व्यक्ति और ही ज़्यादा परिपक्व हो जाता है, तो उसमें और ज़्यादा विकासात्मक कार्य होने लगते हैं। उसके बाद देखते हैं यौनारंभ की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है? यौनावस्था एक अतिव्यापी अवस्था होती है, मतलब ये अतिव्यापी होती है। ये इस अवस्था में के जो बच्चे होते हैं अभी भी यौन रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं तथा इस अवस्था की जो है विशेषता होती है। उसके बाद दूसरी व्यवस्था, यौनावस्था एक छोटी अवधि है। यह छोटी अवधि है, जैसे कहा जाता है कि जो 12 से 14 वर्ष की अवस्था होती है वो वयस्संधि की अवस्था होती है। इसमें बालक तथा बालिका में अलग अलग शारीरिक विकास होते हैं। उसके बाद इस अवस्था में एक तीव्र परिपक्वता होती है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत तेज़ी से परिपक्व होते हैं, अर्थात वो 2 वर्ष के समान कम उम्र में ही यौवन से गुजरने लगते हैं। उसके बाद धीमी परिपक्वता, इसमें 3 से 4 वर्ष में के जो युवा अवस्था होते हैं वो गुजरते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं यौनावस्था 3 चरणों में विभाजित होती है। इसको 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है पूर्ण यौवन, उसके बाद यौवन, फिर उत्तर यौवन। पूर्ण यौवन में ये जो होती है एक जो अब बच्चा नहीं है लेकिन अभी भी किशोर नहीं है, जो शुरुआती दौर से गुजरता है, जैसे जो 13 वर्ष 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए। उसके बाद यौवन है। इस अवस्था का बाल्यावस्था में किशोरावस्था के मध्य विभाजन रेखा पर होती है। यह समय है जब परिपक्वता से मानदंड प्रकट होते हैं तथा माध्यमिक यौन विशेषताओं का विकास जारी रहता है। उसके बाद उत्तर यौवन, यह अवस्था किशोरावस्था के पहले 2 या 3 वर्ष में आच्छादित हो जाती है। माध्यमिक यौन विशेषताएं अच्छी तरह से विकसित हो जाती हैं तथा यौन अंग परिपक्व तरीके से कार्य करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं यौनावस्था तेजी से विकास और परिवर्तन का समय होता है। इसकी विशेषताएं होती है। अगली विशेषता क्या है? यौवन की शुरुआत अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कुछ व्यक्तियों में पहले विकास हो जाता है, कुछ व्यक्तियों में बाद होता है तथा कुछ व्यक्तियों का सही समय पे होता है। इस तरीके से अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग समय से होता है। उसके बाद आगे देखते हैं यौनारंभ के मुख्य आधार। मुख्य आधार कौन कौन से होते हैं? 9 वर्ष से 13 वर्षों के आसपास का समय यौनारंभ है, जो साधारणतया कुछ वर्षों से जैसे 2 या 3 वर्ष तक ही रहता है। आगे देखते हैं इन वर्षों में शारीरिक विकास वेगपूर्वक होता है और यौन के चिन्हों का उदय शुरू हो जाता है। यौनारंभ के आधार के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि ऐसे कौन से लक्षण बालक एवं बालिका में दृष्टिगोचर हो जिनके आधार पर यह माना जाए कि यौनारंभ की अवस्था में है। उसके बाद आगे देखते हैं बालिकाओं की लैंगिक परिपक्वता का पहला संकेत या सामान्य कसौटी प्रथम मासिक धर्म होता है। प्रथम मासिक धर्म के समय या जननेंद्रिय तथा गौड़ लैंगिक लक्षणों का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। जब ये प्रारंभ हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि जो बालिका है वो परिपक्व हो गई। उसके बाद बालकों के यौनारंभ की पहला संकेत या सामान्य कसौटी स्वप्न दोष होती है। नींद में कभी कभी लिंगोत्थान होने के कारण वीर्य बाहर निकल आता है। इस तरीके से होता है। यौनारंभ में महत्वपूर्ण हार्मोनल परिवर्तन। फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं यौनारंभ में महत्वपूर्ण हार्मोनल परिवर्तन। यौवन एवं प्रजनन प्रणाली को हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल तथा शॉर्ट फॉर्म में HPG कहा जाता है। यह अक्ष के हार्मोनल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GnRH को स्पंदनात्मक तरीके से रिलीज करता है, जो पूर्वकाल पिट्यूटरी ग्रंथि से फॉलिक रिटिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FSH एवं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको LH की रिहाई से उत्तेजित करता है। इस तरीके से यौनारंभ में जो महत्वपूर्ण हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, ये इतने सारे हार्मोन होते हैं जो बहुत तेज़ी से जो है
रिलीज करते हैं इतने सारे हार्मोन्स जो कि शारीरिक और मानसिक दोनों ही बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता है। उसके बाद हम देखते हैं यौनारंभ में महत्वपूर्ण शरीर क्रियात्मक या शारीरिक परिवर्तन। यौनारंभ में कौन से इसमें देखते हैं जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था में किशोर तथा किशोरियों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास व्यापक रूप से होता है। इसमें एक प्रमुख शारीरिक विकासात्मक मील का पत्थर समाहित होता है। वो यौनारंभ का अवस्था एवं इससे जुड़ी असंख्य परिवर्तन है। इसे समृद्धि या उछाल की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था के दौरान शारीरिक विकास के निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में जैसे लंबाई, भार, कंधों की चौड़ाई, कूल्हों की चौड़ाई एवं मांसपेशियों की सुदृढ़ता मतलब मजबूती में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यौनारंभ अवस्था में 4 प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला है तीव्र शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शारीरिक परिवर्तन के द्वारा ही व्यक्ति एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है। जैसे बच्चा शिशुअवस्था में होता है तो धीरे धीरे विकास करके वो बाल्यावस्था में, फिर वयासंधि में, फिर किशोरावस्था में, इस तरीके से उसका शारीरिक परिवर्तन तथा विकास होता है। इसमें देखते हैं बालिका की शारीरिक वृद्धि। बालिका में अंडोत्सर्ग एवं मासिक धर्म का चक्र शुरू हो जाता है जिससे उसका शरीर संतान को जन्म देने के लिए तैयार हो जाता है तथा इस तरीके से जो बालिका होती है उसका धीरे धीरे शारीरिक बहुत सारे विकास होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उसके बाद बालक की शारीरिक वृद्धि। जिस तरीके से बालिका के अंदर शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है उसी तरीके से बालक के अंदर भी शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है तथा अलग अलग परिवर्तन होते हैं जैसे आवाज़ का भारी होना तथा बालक तथा बालिका में कुछ शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं लंबाई की वृद्धि। उसके बाद शरीर के साथ साथ लंबाई की भी वृद्धि होती है। यौनारंभ में प्रारंभ में लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है तथा बालिकाओं में 10 से 14 वर्ष के मध्य तीव्र वृद्धि से बढ़ती है। प्रथम मासिक धर्म पहले वर्ष में लंबाई 3 इंच या कभी कभी या 5 या 6 इंच तक बढ़ती है। प्रथम मासिक धर्म के बाद लंबाई की वृद्धि धीमी पड़ जाती है तथा बालकों की लंबाई में यौनारंभ के 1 वर्ष पश्चात तीव्र वृद्धि पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं भार में वृद्धि। यौनारंभ में भार वृद्धि केवल वसा की वृद्धि से ही नहीं अपितु अस्थि एवं पेशियों के ऊतकों की वृद्धि से भी होती है। इस अवस्था में अस्थियां लंबाई, आकृति, अनुपात एवं रचना में भी परिवर्तन हो जाता है तथा बाल्यावस्था में अस्थियों में जो उपास्थीमय एवं तंतुमय ऊतक थे उनके स्थान पर अब और अधिक ऊतक आ जाता है तथा जो उपास्थ के अस्थि में परिवर्तन होने के कारण से होता है। इस तरीके से भार में भी वृद्धि हो जाती है। उसके बाद देखते हैं शारीरिक अनुपातों में परिवर्तन। इस अवस्था में सिर की परिधि में केवल 5% तक की वृद्धि शेष रह जाती है। इसका कारण लैंगिक परिपक्वता है। चेहरे की चौड़ाई में वृद्धि से पहले, लंबाई में वृद्धि एवं अधोभाग की वृद्धि से पहले ऊर्ध्वभाग की वृद्धि होती है तथा परिणाम स्वरूप एक अस्थायी अवधि ऐसी आती है जिसमें चेहरे का ऊपरी भाग निचले भाग के आगे की ओर निकला हुआ सा लगता है जिससे ठोड़ी पीछे की ओर धंसी हुई दिखाई देती है। उसके बाद देखते हैं शारीरिक अनुपातों में परिवर्तन। शारीरिक अनुपातों में परिवर्तन हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं वयासंधि यौनारंभ अवस्था के व्यवहार का प्रभाव। अवस्था के व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ता है? तीव्र वृद्धि एवं शारीरिक परिवर्तनों के साथ थकान, उदासीनता तथा अन्य अप्रिय लक्षण परिलक्षित होते हैं क्योंकि बालक के ऊपर ठीक ऐसे समय कर्तव्य एवं दायित्वों का बोझ आ जाता है जब वह उन्हें सफलतापूर्वक निर्वाह करने में अक्षम हो जाता है। तो इस अवस्था में पेट संबंधी रोग अधिक हो जाते हैं तथा भूख अच्छी लगती है तथा बालक ग्रंथीय परिवर्तनों के कारण एवं आंतरिक आकार एवं स्थिति के परिवर्तनों से परेशान रहता है। उसके बाद हम देखते हैं बालक के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। बालक का जो व्यवहार होता है क्यों बदलता है तथा उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उसके बाद देखते हैं एकांत प्रियता की प्रवृत्ति। कुछ समय आता है जब बालक अकेले रहना पसंद करता है तथा एकांत प्रियता की प्रवृत्ति होती है। उसके बाद कार्य में अरुचि। उसके बाद है सामंजस्य की कमी, सामाजिक विरोध की भावना, ऊब की प्रवृत्ति का विकास होना तथा बेचैनी होना। उसके बाद है अनुशासन व शासन का प्रतिरोध करना। उसके बाद है संवेगात्मक व्यवहारों की वृद्धि हो जाना। उसके बाद है आत्मविश्वास की कमी तथा शर्मीलापन। उसके बाद है दिवा स्वप्न।
उसके बाद है लैंगिक बातों में तल्लीनता। उसके बाद हम देखते हैं स्व एवं पहचान। इसका परिचय देखते हैं। स्वयं या स्व की एक मजबूत एवं स्थिर भावना का विकास व्यापक रूप से किशोरावस्था के केंद्रीय कार्यों में से एक माना जाता है तथा इस तथ्य के बावजूद भी पहचान का विकास व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। किशोरावस्था वह अवस्था है जब पहली बार व्यक्ति यह सोचना शुरू करते हैं कि उसकी पहचान उसके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। स्व का मतलब होता है आत्म पहचान। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के दौरान पहचान की भावना का विकास करना एक मुख्य कार्य है तथा किशोरावस्था पहचान के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है क्योंकि इस समय स्व के विकास पर ध्यान केंद्रित रहता है। इसके बाद देखते हैं स्वयं या स्व का अर्थ। उसके बाद इसमें आगे देखते हैं किसी व्यक्ति का स्व उसकी अपनी व्यक्तित्व के प्रति चेतना होती है। स्व एक व्यक्ति परक अवधारणा होती है तथा स्व व्यक्ति के दैनिक जीवन के व्यवहार को भी संदर्भित करता है। स्व व्यक्ति की अपने प्रति विश्वास एवं धारणात्मक समझ होती है। किशोरावस्था के दौरान किशोर अपने बारे में सबसे अधिक सोचना शुरू कर देते हैं। हम कौन हैं, मुझे अन्य से भिन्न बातें करनी है। इस अवस्था में किसी अन्य अवस्था की तुलना में किशोर स्व व स्वयं को परिभाषित करने का अधिक प्रयास करता है। इस तरीके से आत्म पहचान से तात्पर्य है कि खुद को कैसे परिभाषित करें। किशोर अवस्था में व्यक्ति स्वयं के प्रति सचेत हो जाता है तथा स्वयं का अपना एक परिचय बनाने के बारे में ज़्यादा सोचता है। उसके बाद आगे देखते हैं स्व के अंग। जो स्वयं सोचने की क्षमता होती है, जो स्वयं का अंग होता है, देखते हैं कौन कौन से अंग होते हैं। सबसे पहला होता है स्वयं की पहचान करना या स्वयं की पहचान बनाना। उसके बाद है स्वयं की पहचान सीमा। हमारी स्वयं की पहचान सीमा कहाँ से कहाँ तक होती है। उसके बाद है हमारा आत्मसम्मान, जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान। उसके बाद अगला है आत्म छवि, जो हमारी आत्म छवि होती है अपनी। उसके बाद अब देखते हैं स्व के पहलू। कौन कौन से पहलू होते हैं स्व के। सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति के स्व के 3 बुनियादी आधार होते हैं, शरीर, आत्मा एवं मन। यही तीनों मिलकर के किसी व्यक्ति के स्वयं पहचान बनाने का मुख्य आधार होता है। ये आधार मानव जीवन के 4 पहलुओं से बने होते हैं। इस प्रकार मानव जीवन के 4 पहलू होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक स्तर होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शारीरिक पहलू। शारीरिक पहलू में क्या होता है। शारीरिक पहलू के अंतर्गत व्यक्ति का स्वयं का भौतिक शरीर आता है तथा भौतिक संसार में जीवन यापन करने एवं फलने फूलने की योग्यता भी शामिल होती है। शारीरिक पहलू के अंतर्गत ही स्व के शरीर की भली भांति देखभाल की सीख भी होती है। इस तरीके से ये शारीरिक पहलू होती है। उसके बाद हम देखते हैं मानसिक पहलू। मानसिक पहलू में क्या आता है। मानसिक पहलू के अंतर्गत व्यक्ति की स्व की बुद्धि, सोचने एवं तर्क करने की अपनी क्षमता निहित होती है। मानसिक पहलू में क्या होता है। सोचने विचारने की क्षमता, व्यक्ति का अस्तित्व तथा उसका स्वयं का मानसिक स्तर उसके अपने विचार, व्यवहार, विश्वास एवं मूल्यों से प्रदर्शित होता है। उसके बाद हम देखते हैं भावनात्मक पहलू। भावात्मक पहलू व्यक्ति के स्वयं के गहरे जीवन के अनुभवों से संबंधित होता है तथा भावनात्मक पहलू में एक दूसरे की भावात्मक स्तर को जोड़ने की क्षमता निहित होती है। भावनात्मक पहलू व्यक्ति का स्वयं का वह हिस्सा है जो कि दूसरे के साथ सार्थक संपर्क एवं संबंध बनाना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं आध्यात्मिक पहलू। आध्यात्मिक पहलू क्या होते हैं। आध्यात्मिक पहलू व्यक्ति के आंतरिक सार एवं उसकी आत्मा एवं स्व अहम का एक हिस्सा होता है जो समय एवं स्थान से परे विद्यमान होता है। आध्यात्मिक पहलू का यह सार्वभौमिक स्रोत स्वयं को जीवन की एक रूपता से जोड़ता है तथा आध्यात्मिक पहलू स्व अस्तित्व के लिए स्व जागरूकता विकसित करने के लिए स्वयं को ब्रह्मांड के संबद्धता की भावना का अनुभव करने की अनुमति देता है। उसके बाद हम देखते हैं किशोरावस्था में स्व आत्म विकास कैसे होता है। आत्म संप्रत्यय स्वयं द्वारा बनाया गया एक मानसिक चित्र होता है तथा इसका विकास बालकों में जन्म के 1 वर्ष के पश्चात प्रारंभ हो जाता है। आत्म के विकास में क्रमबद्धता एवं सततता पाई जाती है। सततता मतलब लगातार। बालक की प्रारंभिक अवस्था में जिन आत्म का निर्माण होता है उसे प्राथमिक आत्म की संज्ञा भी दी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं किशोरावस्था में स्व एवं स्वयं आत्म की भावना की निम्न विशेषताएं होती हैं। किशोरावस्था के दौरान हम स्वयं या आत्म की भावना की विशेषताएं देखते हैं। क्या विशेषताएं होती हैं।
किशोरावस्था के दौरान स्व का विवरण संक्षिप्त एवं केवल विचार के रूप में ही होता है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरी लंबा या बड़ा जैसे बाह्य संदर्भों में स्वयं का विवरण देने पर अधिक जोर नहीं देते हैं, बल्कि इस समय वे अपने व्यक्तित्व को संक्षिप्त रूप से बताने पर अधिक जोर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों की अपेक्षा किशोर तथा किशोरी स्वयं व स्व को लेकर अधिक सचेत रहते हैं एवं अपने में ही मग्न रहते हैं। उसके बाद देखते हैं किशोर तथा किशोरी स्व की भावना में अत्यधिक उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं। किशोरावस्था के दौरान स्वयं में कोई विरोधाभास होते हैं तथा किशोर तथा किशोरी स्व के विषय में इस प्रकार बता सकता है कि वैसे तो मैं शांत हूँ, लेकिन सरलता से विचलित भी हो जाता हूँ। उसके बाद अगला है किशोर तथा किशोरी के स्वयं में आदर्श स्वयं में वास्तविक स्वयं होता है। इस अवस्था में आदर्श स्वयं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पहचान का अर्थ। पहचान क्या होता है? पहचान व्यक्ति की भावना को संदर्भित करती है कि अमुक व्यक्ति एक व्यक्ति के रूप में एवं सामाजिक समूह के सदस्य में कौन है तथा उसकी पहचान केवल उसकी रचना नहीं है, आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारकों के जवाब में पहचान बढ़ती है। इस हद तक प्रत्येक व्यक्ति एक पहचान चुनता है तथा उसी दिशा में वो आगे बढ़ता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुण, विश्वास, भाव, रूप, आकृति एवं अभिव्यक्ति से मिलकर उसकी पहचान निर्मित होती है। इस तरीके से किसी भी व्यक्ति की अगर कोई पहचान होती है तो उसमें उसका भाव होता है, विश्वास होता है, रूप होता है, आकृति होती है तथा अभिवृत्ति होती है। ये सब मिल करके उसकी पहचान बनती है। उसके बाद देखते हैं पहचान का निर्माण। क्या क्या निर्माण होता है? सबसे पहले स्व अभिव्यक्ति। पहचान में स्व अभिव्यक्ति स्वयं की अभिव्यक्ति होती है कि समाज के लिए वो अपनी अभिव्यक्ति को कैसे प्रदर्शित कर सकता है। उसके बाद है व्यक्ति आयाम। व्यक्ति आयाम में जैसे उसके मूल्य, आदर्श, विश्वास, पसंद और नापसंद इत्यादि उसको प्रभावित करते हैं। उसके बाद है जन्म पहचान समूह। जन्म पहचान समूह जैसे जन्म, जाति, राष्ट्रीय मूल, जातीयता, शारीरिक क्षमता, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ बोली तथा भाषा भी महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद है समूह चयन। समूह चयन में अपने शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के समूह का ही चयन करता है, अतः व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला समूह चयन भी व्यक्ति के अस्मिता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद है कार्यशैली। व्यक्ति द्वारा अपने सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन में अपनाई गई कार्यशैली उसके अस्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद देखते हैं पहचान की आवश्यकता एवं महत्व। इसमें देखते हैं पहचान की आवश्यकता होती है तथा उसके क्या महत्व होते हैं। पहचान या अस्मिता एक सामाजिक एवं ऐतिहासिक अवधारणा है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन से जुड़े लोगों की पहचान करता है तथा स्वयं की पहचान भी बनाता है। अस्मिता व्यक्ति को एक पहचान प्रदान करती है तथा जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की प्रकृति को समझ पाते हैं। पहचान विभिन्न आयु, सामाजिक वर्ग, लिंग, जाति, वर्ग में विभाजित सामाजिक समूह के बीच व्यक्ति की पहचान निर्मित करने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की आवश्यकता होती है तथा उसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं पहचान विकास के चरण एवं स्थितियाँ। जो हमारी पहचान होती है उसके विकास के कौन कौन से चरण होते हैं तथा कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं। सबसे पहला है पहचान प्रसार। सबसे पहला होता है पहचान प्रसार तथा पहचान को, जो हमारी पहचान होती है उसको फैलाना होता है। जब भी हम अपने पहचान को फैलाते हैं तभी लोग हमें हमारा पहचान समझ पाते हैं। उसके बाद अगला है पहचान फौजदारी। पहचान फौजदारी में क्या है? पहचान फौजदारी में अन्वेषण या पसंद के बिना समय से पहले एक पहचान प्रसिद्ध होना शामिल होता है। यह हो सकता है तब जब परंपराएं अनिवार्य होती हैं, जैसे या माता पिता किसी विशेष पहचान पर जोर देते हैं। उसके बाद अगला पहचान अधिस्थगन। पहचान अधिस्थगन प्रक्रिया अन्वेषण का एक चरण है जो एक विशेष पहचान के लिए क्रमबद्धता के साथ युग्मित है तथा यह एक किशोर के एक दिलचस्प रोमांच और संभावित खतरनाक समय है जो प्रायः माता पिता या अन्य प्राधिकरण के आंकड़ों के साथ संघर्ष का कारण बनता है। उसके बाद अगला देखते हैं पहचान की उपलब्धि। लास्ट में क्या होती है? पहचान की उपलब्धि तथा हमें एक पहचान मिल जाती है। हमारी भी ये पहचान उपलब्धि तो तब कहा जा सकता है जब किशोर को उसकी पहचान को बारीकी से तलाशने का अवसर मिला हो तथा वह उस पहचान को उच्च स्तर की प्रतिबद्धता के साथ चुनता हो। उसके बाद आगे देखते हैं स्व या आत्मन एवं पहचान को प्रभावित करने वाले कारक। हमारा जो पहचान होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं।
पहला कारक है जैविक एवं शारीरिक परिवर्तन का प्रभाव। सबसे पहला हमारा जो कारक होता है वो शारीरिक परिवर्तन का प्रभाव होता है। उसके बाद अगला हम देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का प्रभाव। सामाजिक का भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अगला है परिवार का प्रभाव। हमारे परिवार का भी हमारे पृष्ठभूमि पे तथा हमारे पहचान पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तथा अगला है मित्र मंडली का प्रभाव। हमारा जो पहचान होता है उस पर हमारी मित्र मंडली का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अगला है भावात्मक परिवर्तन। हमारे भावात्मक परिवर्तन भी होते हैं तथा उसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अगला हम देखते हैं संज्ञानात्मक परिवर्तन। हमारा संज्ञानात्मक भी परिवर्तन होता है। संज्ञानात्मक परिवर्तन हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है, जिससे सोचने समझने की क्षमता होता है। इस तरीके से मस्तिष्क से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो संज्ञानात्मक तथा मानसिक परिवर्तन होते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला हमारा विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद समाज का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद मीडिया का भी प्रभाव पड़ता है। परिणाम अथवा घटनाएं भी बहुत प्रभावित करता है। उसके बाद सफलता भी प्रभावित करता है। उसके बाद हमारा आत्मविश्वास होता है, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो भी प्रभावित करता है। उसके बाद देखते हैं बचपन, ये भी प्रभावित करता है। वातावरण भी बहुत प्रभावित करता है। उसके बाद हम देखते हैं जीवन का अनुभव। हमारे जीवन का अनुभव भी बहुत प्रभावित करता है। उसके बाद लिंग। उसके बाद लास्ट में है हमारा सामाजिक समूह, जो भी बहुत प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आधा टॉपिक कवर किया है, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में हम बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर करते या पूरा टॉपिक कवर करते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसीलिए इस वीडियो में हमने आधा टॉपिक कवर किया है। इसके जो आधा बचा हुआ पार्ट है, इसका टॉपिक हम दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।